अध्याय 11 हरमाइनी की मदद। हरमाइनी की भविष्यवाणी सच निकली। 6th ईयर के विद्यार्थियों को जो खाली पीरियड दिए गए थे वे मौज मस्ती और आराम करने के लिए नहीं दिए गए थे जैसा रॉन को लग रहा था। उनमें उन्हें बहुत सारा होमवर्क करना पड़ता था। उन्हें इस तरह पढ़ाई करनी पड़ती थी जैसे उनकी हर दिन परीक्षा हो रही हो। यही नहीं, क्लासें भी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। इन दिनों प्रोफेसर मैगोनिकल क्लास में जो बातें बताती थी हैरी को उनमें से बमुश्किल आधी ही समझ आती थी। यहाँ तक कि हरमाइनी को भी उनसे एक दो बार निर्देश दोहराने का आग्रह करना पड़ता था। बहरहाल हाफ ब्लड प्रिंस की मेहरबानी से अचानक जादुई काढ़ा हैरी का सबसे पसंदीदा विषय हो गया। यह अलग बात थी कि इस वजह से हरमाइनी की चिढ़ दिनों दिन बढ़ती गई। अब सिर्फ गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में ही अशाब्दिक मंत्रों की उम्मीद नहीं की जाती थी, बल्कि सम्मोहन और रूपांतरण की क्लासों में भी अशाब्दिक मंत्रों की उम्मीद की जाती थी। हैरी अक्सर अपने सहपाठियों को हॉल या डिनर टेबल पर तनावग्रस्त देखता था। उनके बैगनी चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे उन्होंने नहीं आते हो कौन की ज्यादा खुराक ले ली हो। हालांकि वो जानता था कि वे बिना बोले मंत्र पढ़ने की भरकस कोशिश कर रहे थे। बाहर ग्रीन हाउसों में जाना राहत की बात थी। वे जड़ी बूटी विज्ञान में पहले से ज्यादा खतरनाक पौधों का सामना कर रहे थे। लेकिन अगर जहरीला टेंटकुला उन्हें अप्रत्याशित रूप से पीछे से पकड़ लेता था तो वहां उन्हें कम से कम जोर से चिल्लाने या छुटपुट गाली देने की छूट तो थी। होमवर्क के पहाड़ और अशाब्दिक मंत्रों के घंटों तक के अभ्यास के कारण हैरी और हरमाइनी को अब तक हैग्रिड से मिलने जाने का मौका नहीं मिल पाया था। उसने स्टाफ टेबल पर भोजन करने आना छोड़ दिया था। यह खतरे की निशानी थी। जब वे कुछ मौकों पर गलियारों या मैदान में उसके पास से गुजरे तो उसने रहस्यमय तरीके से उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उनका अभिवादन नहीं सुना। अगले शनिवार को नाश्ते के समय स्टाफ टेबल पर हैग्रिड की विशाल खाली कुर्सी पर नजर डालते हुए हरमाइनी बोली, हमें चलकर सारी बात साफ कर देनी चाहिए। आज सुबह क्विडिच का ट्रायल्स है, रॉन ने कहा, और हमें फिल्टविक के दिए जलधारा समोहन का भी अभ्यास तो करना है। वैसे बात साफ क्या करनी है, हम उसे ये कैसे बताएंगे कि हम उसके मूर्खतापूर्ण विषय से नफरत करते थे। हरमाइनी बोली, हम उसके विषय से नफरत नहीं करते थे। तुम अपने बारे में बोलो, मैं तो अग्निडंकों को अब तक नहीं भूल पाया हूँ, रॉन ने कहा। और मैं तुम्हें बता दूं, हम बाल बाल बचे थे। तुमने उसके मूर्ख भाई के बारे में उसकी बात नहीं सुनी। अगर हम उसके करीब रहते तो इस समय हम ग्रॉप को यह सिखा रहे होते कि जूते की लेस कैसे बांधते हैं। हरमाइनी ने विचलित होते हुए कहा, हैग्रिड से बातचीत बंद होना मुझे अच्छा नहीं लगता है। हम क्विडिच के बाद चलेंगे, हैरी ने उसे आश्वस्त किया। उसे भी हैग्रिड की याद आ रही थी। हालांकि रॉन की तरह वह भी सोचता था कि उनकी जिंदगी ग्रॉप के बिना ही ज्यादा अच्छी थी। लेकिन ट्रायल्स में संभवतः पूरी सुबह लग सकती है। देखो तो सही, कितने सारे विद्यार्थियों ने नाम दिए हैं। अपनी कप्तानी की पहली बाधा का सामना करते समय वह थोड़ी घबराहट महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि टीम अचानक इतनी लोकप्रिय क्यों हो गई। ओ छोड़ो भी हैरी, हरमाइनी अचानक अधीरता से बोली। टीम इतनी लोकप्रिय नहीं हुई है, लोकप्रिय तो तुम हो गए हो। तुम पहले कभी इतने दिलचस्प नहीं रहे और इतने आकर्षक भी नहीं रहे। रॉन के गले में हिल्सा मछली का एक बड़ा टुकड़ा अटक गया। हरमाइनी ने हैरी की तरफ मुड़ने से पहले रॉन को हिकारत से देखा। अब लोग जान गए हैं कि तुम सच बोल रहे थे, है ना? सारे जादूगर समुदाय को मानना पड़ा कि वोल्डेमॉर्ट के लौटने के बारे में तुमने सही कहा था। यही नहीं, तुम पिछले 2 सालों में उससे 2 बार लड़ाई भी कर चुके हो और दोनों बार बच चुके हो। और अब लोग तुम्हें चुनिंदा जादूगर कह रहे हैं। छोड़ो भी, क्या तुम यह नहीं देख सकते हो कि लोग तुम्हारे दीवाने क्यों हैं? हालांकि छत अब भी ठंडी और बारिश भरी दिख रही थी, लेकिन हैरी को अचानक बड़े हॉल में बहुत गर्मी लगने लगी। और तुम्हें मंत्रालय ने कितना सताया था। वे तुम्हें अस्थिर और झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तुम अब भी वे निशान देख सकते हो जहां उस औरत ने तुमसे तुम्हारे ही खून से लिखवाया था, लेकिन तुम इसके बाद भी अपनी बात पर अड़े रहे। तुम अब भी देख सकती हो कि मंत्रालय में उस मस्तिष्क ने मुझे कहाँ पकड़ा था। देखो, रॉन ने अपनी आस्तीन हिलाते हुए कहा। और गर्मियों में तुम्हारी लंबाई भी 1 फुट बढ़ गई है, यह भी एक कारण है। और गर्मियों में तुम्हारी लंबाई भी 1 फुट बढ़ गई है, यह भी एक कारण है। हरमाइनी ने अपनी बात पूरी की और रॉन को नजरअंदाज कर दिया। मैं भी तो लंबा हो गया हूँ, रॉन ने कहा, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उल्लू डाक लेकर आ गए। बाहर हो रही बारिश के कारण अंदर आते समय वे सब पर पानी की बौछार करते जा रहे थे। आजकल ज्यादातर विद्यार्थी के पास सामान्य से ज्यादा चिट्ठियां आ रही थी। चिंतित माता पिता अपने बच्चों के हाल चाल जानने के लिए उतावले थे और बदले में उन्हें यह तसल्ली देना चाहते थे कि घर पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। टर्म शुरू होने के बाद से हैरी को अब तक कोई चिट्ठी नहीं मिली थी। जो आदमी उसे नियमित रूप से चिट्ठियां लिखता था वह मर चुका था।
हालांकि उसे उम्मीद थी कि ल्यूपिन कभी कभार चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन अब तक उसे इस मामले में निराशा ही हाथ लगी थी। इसलिए वह भूरे उल्लुओं के बीच बर्फ की तरह सफेद हेडविग को चक्कर काटते देखकर बहुत हैरान हुआ। वह एक बड़ा चौकोर पैकेट लेकर उसके सामने उतरी। एक पल बाद उसी तरह का एक पैकेट रॉन के सामने आ गया। हालांकि उसका छोटा और थका हुआ उल्लू पैकेट के बोझ तले दबता दिख रहा था। हाँ, हैरी ने अपना पार्सल खोला और उसमें से उच्च स्तरीय कारण निर्माण की पुस्तक निकाली जो फ्लरिश एंड ब्लॉट से आई थी। ओह, अच्छा हुआ, हरमाइनी ने खुश होते हुए कहा। अब तुम पुरानी पुस्तक लौटा सकते हो। क्या तुम पागल हो गई हो? हैरी ने कहा। मैं उसे रख रहा हूँ। देखो, मैंने इस बारे में सोच लिया है। उसने अपने बैग में से उच्च स्तरीय कारण निर्माण की पुरानी पुस्तक निकाली और अपनी छड़ी से उसके कवर को ठोकते हुए बुदबुदाया। विभक्तो, कवर अलग हो गया। उसने नई पुस्तक के साथ भी यही किया, जिससे हरमाइनी दहशत में आ गई। फिर हैरी ने कवर बदल दिए और दोनों पुस्तकों को ठोक कर बुदबुदाया, मरम्मतो। नए कवर के कारण प्रिंस की पुस्तक नई लगने लगी थी और फ्लरिश एंड ब्लॉट से आई नई पुस्तक अब सेकेंड हैंड दिखने लगी थी। मैं स्लगहॉर्न को नई वाली पुस्तक दे दूंगा, वे शिकायत नहीं कर सकते। यह 9 गैलियन में आई है। हरमाइनी ने अपने होंठ चिपका लिए। वह नाराज दिख रही थी, लेकिन तभी तीसरा उल्लू दैनिक जादूगर लेकर उसके सामने आ गया, जिससे उसका ध्यान हट गया। उसने इसे जल्दी से खोलकर पहले पन्ने पर नजर दौड़ाई। कोई परिचित मरा? रॉन ने धीरे से पूछा। जब भी हरमाइनी एक बार खोलती थी, रॉन हर बार यही सवाल पूछता था। नहीं, लेकिन दंपशाचों के और हमले हुए हैं, हरमाइनी ने कहा। और एक गिरफ्तारी भी। बहुत बढ़िया, कौन गिरफ्तार हुआ? हैरी ने बेllatrix लेस्ट्रेंज के बारे में सोचते हुए पूछा। स्टैंशन पाइक, हरमाइनी ने कहा। हैरी ने हैरानी से बोला, क्या? लोकप्रिय जादूगर वाहन नाइट बस के कंडक्टर स्टैनले शनपाइक को प्राणभक्षी गतिविधि के संदेह में गिरफ्तार कर लिया गया है। 21 वर्षीय मिस्टर शनपाइक को कल देर रात उनके क्लैपहैम स्थित घर पर छापा मारकर बंदी बनाया गया। स्टैंशन पाइक और प्राणभक्षी? हैरी ने कहा और उस मुहासे वाले युवक को याद किया जिससे वह 3 साल पहले मिला था। हो ही नहीं सकता। हो सकता है उसे सम्मोहन शाप दिया गया हो, रॉन ने तर्क देते हुए कहा। कौन जाने। नहीं, ऐसा नहीं लगता, हरमाइनी ने कहा, जो अब भी पढ़ रही थी। इसमें लिखा है कि वह एक शराब खाने में बैठकर प्राणभक्षियों की गोपनीय योजनाओं के बारे में बातें कर रहा था। अपने चेहरे पर उलझन के भाव लाकर उसने ऊपर देखा और आगे कहा, अगर उसे सम्मोहन शाप दिया गया होता तो वह उनकी योजनाओं के बारे में चिल्ला चिल्ला कर नहीं बोलता, है ना? लगता है जैसे वह यह जताने की कोशिश कर रहा था कि वह बहुत जानता है, रॉन ने कहा। यह वही युवक तो नहीं है जो मोहनियों के सामने जादू मंत्र बनने का दावा कर रहा था? हाँ, वही है, हैरी ने कहा। क्या पता मंत्रालय वाले स्टैन की बात को गंभीरता से क्यों ले रहे हैं। शायद वे यह दिखाना चाहते हैं कि वे कुछ कर रहे हैं, हरमाइनी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। लोग बाग दहशत में हैं। तुम्हें पता है, पाटिल बहनों के मम्मी डैडी उन्हें घर ले जाना चाहते थे और एलोइस मिजियन तो पहले ही घर चली गई है। उसके डैडी उसे कल रात को ले गए। क्या? रॉन ने हरमाइनी को घूरते हुए कहा। लेकिन हॉगवर्ट्स उनके घरों से ज्यादा सुरक्षित है। यही सच है। हमारे पास ऑरर्स हैं, सभी अतिरिक्त सुरक्षात्मक मंत्र है और डंबलडोर हैं। मुझे नहीं लगता कि डंबलडोर यहाँ ज्यादा समय रहते हैं, हरमाइनी ने दैनिक जादूगर के ऊपर से स्टाफ टेबल की तरफ देखते हुए बहुत धीरे से कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि पिछले हफ्ते उनकी कुर्सी भी उतनी ही बार खाली रही है जितनी बार हैग्रिड की रही है? हैरी और रॉन ने स्टाफ टेबल की तरफ देखा। हेडमास्टर की कुर्सी सचमुच खाली थी। हैरी ने सोचा कि सचमुच उसने 1 सप्ताह पहले के अतिरिक्त सबक के बाद से डंबलडोर को नहीं देखा था। हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा, मुझे लगता है कि वे स्कूल से बाहर जाकर माया पंछी के समूह का कुछ काम कर रहे होंगे। मेरा मतलब है, मामला बहुत गंभीर दिखता है ना? हैरी और रॉन ने जवाब नहीं दिया, लेकिन हैरी जानता था कि वे सभी एक ही बात सोच रहे थे। कल एक भयंकर घटना हुई थी जब हन्ना एबॉट को जड़ी बूटी विज्ञान की क्लास से बाहर बुलाकर यह बताया गया था कि उसकी माँ की मौत हो गई है। हन्ना तब से नजर नहीं आई थी। जब वे 5 मिनट बाद गरुड़द्वार की टेबल छोड़कर क्विडिच पिच की तरफ बढ़े तो वे लेवेंडर ब्राउन और पार्वती पाटिल के पास से गुजरे। हैरी को हरमाइनी की बात याद आई कि पाटिल बहनों के मम्मी डैडी उन्हें हॉगवर्ट्स से ले जाना चाहते थे। इसलिए उसे यह देखकर हैरानी नहीं हुई कि दोनों अच्छी सहेलियां दुखी मन से गहरी बातचीत में डूबी थी। उसे तो यह देखकर हैरानी हुई कि जब रॉन उनके पास पहुंचा तो पार्वती ने अचानक लेवेंडर को कोनी मारी और लेवेंडर रॉन की तरफ देखकर जोरदार ढंग से मुस्कुराई। रॉन ने उसकी तरफ देखकर पलकें झपकाई, फिर वह भी अनिश्चितता से मुस्कुरा दिया।
उसकी चाल अचानक मतवाली हो गई। हैरी का हंसने का मन हो रहा था, लेकिन उसने अपनी शिक्षा को दबा लिया। उसे याद आया कि जब मैल्फॉय ने हैरी की नाक तोड़ी थी तो रॉन भी नहीं हंसा था। बहरहाल इसके बाद हरमाइनी का व्यवहार ठंडा हो गया और वो ठंडी धुंध भरी बूंदाबांदी में स्टेडियम तक दूर दूर ही रही। वो रॉन को गुड लक कहे बिना दर्शक दीर्घा की तरफ चली गई। जैसे हैरी को उम्मीद थी, ट्रायल्स में ज्यादातर सुबह लग गई। लगभग आधा गुरुद्वारा हाउस वहां पर था। उनमें फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी थे जो स्कूल की पुरानी झाड़ुओं को घबरा कर पकड़े हुए थे। सेवेंथ ईयर के विद्यार्थी भी थे जो बाकी विद्यार्थियों से लंबे और डरावने दिख रहे थे। सेवेंथ ईयर के विद्यार्थियों में तार जैसे बालों वाला वह लड़का भी था जिसे हैरी ने हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में देखा था। हम लोग ट्रेन में मिल चुके हैं, स्लगहॉर्न के कंपार्टमेंट में, उसने आत्मविश्वास से कहा और हैरी से हाथ मिलाने के लिए भीड़ से बाहर आया। कार्मिक मैक्लेगन, कीपर, हैरी ने पूछा। तुमने पिछले साल ट्रायल्स नहीं दिया था, है ना? मैक्लेगन की चौड़ाई को देखते हुए हैरी सोच रहा था कि वह बिना हिले ही गोल के तीनों रिंगों को ढक सकता है। मैं ट्रायल्स के समय अस्पताल में था, मैक्लेगन ने थोड़ी शेखी बगाड़ते हुए कहा। मैंने शर्त जीतने के लिए नन्हे पिशाचों के 1 पाउंड अंडे खा लिए थे। अच्छा, हैरी ने कहा। देखो, तुम वहां जाकर इंतजार करो। उसने पिच के कोने की तरफ इशारा किया जिसके पास हरमाइनी बैठी थी। मैग्लिगन के चेहरे पर चिढ़ का भाव आ गया। हैरी को लगा कि स्लगहॉर्न की क्लब में शामिल होने के कारण शायद मैग्लिगन उससे विशिष्ट व्यवहार की उम्मीद कर रहा होगा। हैरी ने एक प्राथमिक परीक्षण से शुरुआत करने का फैसला किया। उसने सभी इच्छुक खिलाड़ियों से कहा कि वे 10-10 के समूह में पिच के चारों तरफ उड़े। यह अच्छा निर्णय था। पहले 10 विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के थे और तत्काल ही यह स्पष्ट हो गया कि वे शायद पहले कभी झाड़ुओं पर उड़े नहीं थे। सिर्फ एक ही लड़का थोड़ी ज्यादा देर तक हवा में रह पाया और वह इस बात से इतना हैरान हुआ कि तत्काल एक गोल पोस्ट से टकरा गया। दूसरे समूह में 10 मूर्ख लड़कियां थी। हैरी ने आज तक उनसे ज्यादा मूर्ख लड़कियां नहीं देखी थी। उसके सीटी बजाते ही वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर खीखी करने लगी। उनमें रोबिल्डा वेन भी थी। जब हैरी ने उनसे पिच से जाने को कहा तो वे खुशी खुशी जाकर दर्शक दीर्घा में बैठ गई और बाकी सबकी हंसी उड़ाने लगी। तीसरा समूह पिच पर आधी दूरी पर जाकर आपस में टकरा गया। चौथे समूह के ज्यादातर लोग बिना झाड़ू के आए थे। पांचवा समूह मेहनत कश के विद्यार्थियों का था। अगर गरुद्वार के अलावा दूसरे हाउस का कोई और खिलाड़ी हो, हैरी गर्जा, जिसे अब सचमुच गुस्सा आने लगा था, तो वो मेहरबानी करके यहाँ से चला जाए। एक पल के लिए खामोशी छा गई और फिर चीलघात की 2 लड़कियां जोर जोर से हंसती हुई पिच से भागती हुई चली गईं। काफी शिकायतें हुई और विद्यार्थी झल्लाते रहे। कॉमेट 62 की टक्कर हुई और कई दांत टूटे। बहरहाल 2 घंटे बाद हैरी 3 धावकों को चुनने में कामयाब हो गया। कैटी बेल, जो उत्कृष्ट ट्रायल देने के बाद टीम में दोबारा लौट आई थी, नई खोज डिमिल्जा रॉबिन्स, जो पहलवानों से बचने में खास तौर पर माहिर थी, और जिनी वीजली, जो बाकी सबसे ज्यादा आगे तक उड़ी थी और उसने 17 गोल किए थे। हालांकि हैरी अपने चुनाव से खुश था, लेकिन उसे कई शिकायत करने वालों पर जोर जोर से चिल्लाना पड़ा। बाद में उसे अस्वीकृत मार्कों के साथ भी इसी तरह का संघर्ष करना पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, यह मेरा आखिरी फैसला है और अगर तुम लोग क्रीपर्स का टायल नहीं देना चाहते हो तो मैं तुम पर मंत्र मार दूंगा। उसके चुने हुए दोनों मार्कों में से कोई भी फ्रेड और जॉर्ज जितना माहिर नहीं था, लेकिन वह उनसे संतुष्ट था। जिमी पिक्स नाटा, लेकिन चौड़े सीने वाला 3rd ईयर का विद्यार्थी था। उसे तेजी से एक पहलवान मारकर हैरी के सिर के पिछले हिस्से में अंडे के आकार का घूमड़ उठा दिया था। रिची कूट गंदा दिखता था, लेकिन उसका निशाना अच्छा था। अब चुने हुए खिलाड़ी दर्शक दीर्घा में जाकर केटी, डिमिल्जा और जिनी के पास खड़े हो गए तथा टीम के आखिरी सदस्य का चुनाव देखने लगे। हैरी ने जानबूझकर कीपर्स का ट्रायल आखिर में रखा था। वह सोच रहा था कि तब तक स्टेडियम खाली हो जाएगा और तनाव कम हो जाएगा। बहरहाल दुर्भाग्य से सभी नाकामयाब खिलाड़ी स्टेडियम में ही बैठे रहे। इसके अलावा देर से नाश्ता करके आने वाले विद्यार्थियों के कारण दर्शकों की भीड़ भी अब पहले से ज्यादा हो चुकी थी। जब कीपर्स का कोई भी उम्मीदवार उड़कर रिंग के पास जाता था तो भीड़ शोर मचाने के साथ ही हूटिंग भी करने लगती थी। हैरी ने रॉन की तरफ देखा, जो ऐसे मौकों पर घबरा जाता था। हैरी को उम्मीद थी कि पिछले टर्म में आखिरी मैच जीतने से उसकी हालत सुधर गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। रॉन का चेहरा अब भी हरा था। पहले 5 विद्यार्थी 2 से ज्यादा गोल नहीं बचा पाए। हैरी को बड़ी निराशा हुई जब कार्मेक मैग्लेगन ने 5 में से 4 पेनल्टी बचा ली। बहरहाल आखिरी पेनल्टी में उसने एकदम गलत दिशा में छलांग लगा दी। भीड़ हंसने लगी और हूटिंग करने लगी। मैग्नेगल दांत किटकिटाता हुआ जमीन पर लौट आया। जब रॉन अपनी क्लीन स्वीप इवेंट झाड़ू पर चढ़ा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिरने वाला हो। गुड लक, दर्शक दीर्घा में से एक आवाज आई। हैरी ने मुड़कर देखा। उसे उम्मीद थी कि यह आवाज हरमाइनी की होगी, लेकिन यह तो लेवेंडर ब्राउन की थी। हैरी अपने हाथों में अपना चेहरा छिपाना चाहता था, जैसे लेवेंडर ने एक पल बात किया, लेकिन उसने सोचा कि कप्तान होने के नाते उसे थोड़ी ज्यादा हिम्मत दिखानी चाहिए, इसलिए वो रॉन का ट्रायल्स देखने के लिए मुड़ गया।
लेकिन उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। रॉन ने लगातार 1, 2, 3, 4, 5 पेनल्टी बचा ली। हैरी बहुत खुश हुआ और भीड़ की तरह तालियां बजाने से खुद को मुश्किल से रोक पाया। फिर वो मैकलेगन को यह बताने के लिए मुड़ा कि दुर्भाग्य से रॉन ने उसे हरा दिया था। उसने पाया कि मैकलेगन का लाल चेहरा उसके चेहरे से बस कुछ इंच ही दूर था। हैरी जल्दी से पीछे हट गया। उसकी बहन ने दरअसल कोशिश ही नहीं की, मैकलेगन ने खतरनाक अंदाज में कहा। उसके माथे की एक नस उसी तरह फड़क रही थी जिस तरह हैरी ने वॉर्नर अंकल के माथे की नस को अक्सर फड़कते देखा था। उसने उसे आसानी से बचा लेने दिया। बकवास, हैरी ने ठंडेपन से कहा। उसे रोकने में ही उसे सबसे ज्यादा मुश्किल आई थी। मैकलेगन हैरी के एक कदम पास गया, जो इस बार अपनी ही जगह पर खड़ा रहा। मुझे एक और मौका दो। नहीं, हैरी ने कहा, तुम्हें मौका मिल चुका है। तुमने 4 पेनल्टी बचाई, रॉन ने 5 बचाई। रॉन कीपर है, वह साफ साफ जीता है। अब तुम मेरे सामने से हट जाओ। एक पल के लिए उसे लगा कि मैकनेगल उसे मुक्का मार सकता है, लेकिन वो भद्दे ढंग से मुस्कुराकर वहां से धड़धड़ाता हुआ चला गया। वो बड़बड़ाता जा रहा था और धमकियां देता जा रहा था। हैरी ने मुड़कर देखा कि उसकी नई टीम उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। बहुत बढ़िया, उसने कहा, तुम लोग सचमुच अच्छा खेले। तुमने बहुत बढ़िया किया, रॉन। इस बार सचमुच हरमाइनी दर्शक दीर्घा से भागती हुई उनकी तरफ आ रही थी। हैरी ने देखा कि लेवेंडर थोड़ी उदासी से पार्वती के हाथ में हाथ डालकर पिच से दूर जा रही थी। रॉन खुद से बहुत खुश दिख रहा था और सामान्य से ज्यादा लंबा लग रहा था। जब उसने मुड़कर टीम के सदस्यों और हरमाइनी की तरफ देखा। अगले गुरुवार को टीम की पहली प्रैक्टिस तय करने के बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी ने टीम के बाकी खिलाड़ियों से विदा ली और हैग्रिड के केबिन की तरफ चल दिए। सूरज बादलों के बीच से निकलने की कोशिश कर रहा था और अब आखिरकार बारिश रुक चुकी थी। हैरी को बहुत भूख लग रही थी। वह आस लगाया था कि हैग्रिड के घर कुछ खाने को मिल जाएगा। मुझे लग रहा था कि मुझसे चौथी पेनल्टी छूट जाएगी, रॉन खुशी से कह रहा था। तुमने देखा था, डिमिल्जा ने बहुत चकमे वाला शॉट मारा था, बॉल घूम रही थी। हाँ हाँ, तुम बहुत बढ़िया खेले, हरमाइनी ने थोड़ी दिलचस्पी से कहा। वैसे भी मैं मैगलेगन से ज्यादा अच्छा था, रॉन ने बहुत संतुष्ट आवाज में कहा। क्या तुमने देखा कि 5वीं पेनल्टी के समय वह किस तरह गलत दिशा में उछला था? ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर चक्कर घिन्नी कर दिया हो। हैरी को देखकर हैरानी हुई कि यह सुनकर हरमाइनी का चेहरा गुलाबी हो गया। रॉन का ध्यान इस तरफ नहीं गया। वो बड़े प्यार से अपने सभी बचावों का विस्तृत वर्णन सुनाने में जुटा था। हैग्रिड के केबिन के सामने बड़ा भूरा गरुड़ अश्व बकबीक बंधा था। उनके पास पहुंचने पर उसने अपनी ब्लेड जैसी पैनी चोंच कुटकुटाई और उनकी तरफ अपना विशाल सिर घुमाया। ओह, हरमाइनी ने घबरा कर कहा, वह अब भी थोड़ा डरावना है ना? छोड़ो भी, तुम उसकी सवारी कर चुकी हो, रॉन बोला। हैरी आगे बढ़ा और उसने आंखें मिलाकर पलके झपकाए बिना गरुड़ अश्व के सामने सिर झुकाया। कुछ पल बाद बकबीक भी झुक गया। तुम कैसे हो? हैरी ने धीमी आवाज में पूछा और आगे बढ़कर उसके पंखदार सिर को सहलाने लगा। सीरियस की याद आ रही है, लेकिन तुम हैग्रिड के साथ यहाँ ठीक हो, है ना? ओए! एक जोरदार आवाज आई। हैग्रिड अपने केबिन के कोने से डग भरता हुआ आ रहा था। वो एक बड़ा फूलदान एप्रन पहने था और आलूओं का बोरा उठाया था। उसका कुत्ता फैंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। फैंग जोर से भौंका और उछलकर आगे आ गया। उससे दूर हटो, वो तुम्हारी उंगलियां काट लेगा। ओह, तो तुम लोग हो। फैंग उछलकर हरमाइनी और रॉन के कान चाटने की कोशिश करने लगा। हैग्रिड खड़ा हुआ और उनकी तरफ एक पल तक देखने के बाद मुड़कर अपने केबिन में चला गया। उसने दरवाजा धड़ाम से बंद कर दिया। ओह, हरमाइनी ने स्तब्ध दिखते हुए कहा। चिंता मत करो, हैरी ने कहा। वह चलकर दरवाजे तक गया और उसे जोर से खटखटाया। हैग्रिड, दरवाजा खोलो, हम तुमसे बात करना चाहते हैं। भीतर से कोई आवाज नहीं आई। हैरी ने अपनी छड़ी निकालते हुए कहा, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो हम इसे तोड़ देंगे। हैरी, हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ, हैरी ने कहा, पीछे हट जाओ। लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ कह पाता, दरवाजा खुल गया। जिसे हैरी को उम्मीद थी, वहां पर हैग्रिड खड़ा था और गुस्से से उनकी तरफ देख रहा था। फूलदान एप्रन के बावजूद वो डरावना लग रहा था। हम टीचर हैं, वो हैग्रिड की तरफ गरजा। टीचर है पॉटर, तुमने हमारा दरवाजा तोड़ने की धमकी देने की जरूरत कैसी की? मुझे अफसोस है सर, हैरी ने आखिरी शब्द पर जोर दिया और अपनी छड़ी दुशाले के भीतर रख ली। हैग्रिड स्तब्ध दिखने लगा। तुम हमें कब से सर कहने लगे? तुम मुझे कब से पॉटर कहने लगे? ओह, तुम बड़े चालाक हो, हैग्रिड गुर्राया। बड़ी दिलचस्प बात है, हमसे ज्यादा चतुर निकले। ठीक है, तो अंदर आ जाओ, कृतज्ञ कहीं के। दरवाजे के पीछे हटकर उसने बड़बड़ाते हुए उन्हें अंदर जाने दिया। हरमाइनी हैरी के पीछे तेजी से अंदर गई। वह थोड़ी डरी हुई दिख रही थी। तो, हैग्रिड ने चिढ़ते हुए कहा,
जब हैरी, रॉन और हरमाइनी लकड़ी की बड़ी टेबल के चारों तरफ बैठ गए, फैंग ने तत्काल अपना सिर हैरी के घुटनों पर रख दिया और उसके दुशालों पर लार टपकाने लगा। क्यों आए हो? हमारे लिए अफसोस करने, या फिर इसलिए कि हम अकेलापन महसूस कर रहे होंगे? नहीं, हैरी ने तत्काल कहा। हम तुमसे मिलना चाहते थे। हरमाइनी ने कांपती हुई आवाज में कहा। हमें तुम्हारी याद आ रही थी। हमारी याद आ रही थी? हा! हैग्रिड व्यंग से हंसा। अच्छा। वो उठ गया। उसने तांबे की विशाल केतली में चाय उबाली और पूरे समय बड़बड़ाता रहा। आखिरकार उसने उनके सामने चाय से भरी बाल्टी के आकार के 3 मग पटक दिए और रॉक केक की प्लेट भी। हैरी इस वक्त इतना भूखा था कि हैग्रिड के बनाए केक भी खा सकता था। उसने तत्काल एक केक उठा लिया। हैग्रिड, हरमाइनी ने कातरता से कहा, जब वो टेबल पर उनके पास बैठ गया और इतनी क्रूरता से आलू छीलने लगा जैसे हर आलू ने उसे कोई गंभीर नुकसान पहुंचाया हो। हम सचमुच जादुई प्राणियों की देखभाल विषय पढ़ना चाहते थे। हैग्रिड एक बार फिर व्यंग्यात्मक ढंग से हंसा। हैरी को लगा कि उसकी नाक से कुछ मलिदा निकलकर आलूओं पर गिर गया। उसने मन ही मन खैर मनाई कि वो डिनर के लिए नहीं रुक रहा है। हम सचमुच चाहते थे, हरमाइनी बोली, लेकिन हम में से कोई भी उसे अपने टाइम टेबल में फिट नहीं कर सकता था। हाँ, ठीक है, हैग्रिड ने एक बार फिर कहा। एक अजीब सी फचफच की आवाज आई और उन सभी ने चारों तरफ देखा। हरमाइनी धीरे से चीखी और रॉन कुर्सी से उछल गया। वह जल्दी से टेबल से उठकर कोने में रखे उस बड़े पीपे के पास पहुंच गया जो उसे अभी अभी दिखा था। उसमें 1 फुट लंबे चिपचिपे सफेद कीड़े भरे थे जो कसमसा रहे थे। ये क्या है, हैग्रिड? हैरी ने पूछा और अपनी आवाज में वृत्रतृष्णा के बजाय दिलचस्पी का पुट लाने की कोशिश की। बहरहाल उसने अपना रॉक केक नीचे रख दिया। दैत्यकार लार्वा है, हैग्रिड ने कहा। और वे बड़े होकर क्या बनेंगे? रॉन ने भयभीत दिखते हुए पूछा। वे बड़े होकर कुछ नहीं बनेंगे, हैग्रिड ने कहा। हम उन्हें एरागॉग को खिलाने के लिए लाए हैं। और बिना चेतावनी के वो फूट फूट कर रोने लगा। हैग्रिड, हरमाइनी चिल्लाई और उछलकर खड़ी हो गई। लार्वा के पीपे से ज्यादा दूरी बनाने के लिए वो टेबल की दूसरी ओर से निकली। उसने हैग्रिड के हिलते कंधों पर बांह डालते हुए पूछा, क्या हुआ? वह, हैग्रिड ने थूक गटका और उसकी बीटल जैसी काली आंखें आंसुओं से भरी थी जब उसने एप्रन से अपना चेहरा पोंछा। हमें लगता है कि एरागॉग मर रहा है। वो पूरी गर्मी भर बीमार रहा है और ठीक नहीं हो रहा है। हम नहीं जानते कि हम क्या करेंगे अगर वह हम इतने लंबे समय से साथ है। हरमाइनी ने हैग्रिड का कंधा थपथपाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। हैरी जानता था कि वह कैसा महसूस कर रही होगी। वह जानता था कि हैग्रिड ने एक छोटे दुष्ट ड्रैगन को टेडी बियर का तोहफा दिया था। हैरी ने उसे दैत्यकार डंक वाले बिच्छुओं से लाड़ करते देखा था। उसने उसके दुष्ट सौतेले दानव भाई के मामले में उससे तर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन ये सबसे अबूझ दैत्यकार शौक था। बोलने वाला दैत्यकार मकड़ा एरागॉग, जो अंधेरे जंगल की गहराई में रहता था और जिससे हैरी तथा रॉन 4 साल पहले बाल बाल बचे थे। क्या क्या हम कुछ कर सकते हैं? हरमाइनी ने रॉन के इशारे को नजरअंदाज करते हुए पूछा। तुम कुछ नहीं कर सकती, हरमाइनी, हैग्रिड ने अपने आंसुओं की बाढ़ को रोकने की कोशिश करते हुए कहा। देखो, बाकी की प्रजाति, एरागॉग का परिवार, उसके बीमार होने के बाद वे सब थोड़े अजीब हो रहे हैं, थोड़े हिंसक हो रहे हैं। हाँ, मुझे लगता है कि हमने उसका वह रूप देखा था, रॉन ने दबी आवाज में कहा। नहीं, हमें नहीं लगता कि हमारे अलावा किसी का वहां जाना सुरक्षित रहेगा। हैग्रिड ने बात पूरी की और अपनी नाक एप्रन पर सुड़क कर ऊपर देखा। लेकिन मदद का प्रस्ताव करने के लिए धन्यवाद, हरमाइनी, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। उसके बाद माहौल काफी कुछ हल्का हो गया। हालांकि हैरी या रॉन ने एक हत्यारे दैत्यकार मकड़े को विशाल लार्वा खिलाने की कोई इच्छा जाहिर नहीं की, लेकिन हैग्रिड ने यह मान लिया कि वे ऐसा करना चाहते होंगे। इसके बाद वो फिर हमेशा जैसा व्यवहार करने लगा। और हम हमेशा जानते थे कि तुम्हें अपने टाइम टेबल में हमारा विषय रखने में मुश्किल आएगी, उसने रूखेपन से कहा और उनके मग में दोबारा चाय भरी। भले ही तुम लोग काल परिवर्तक के लिए आवेदन देते, हम ऐसा नहीं कर सकते थे, हरमाइनी ने कहा। जब हम गर्मियों में मंत्रालय गए थे तो हमने वहां के सारे काल परिवर्तक तोड़ डाले थे। इसकी खबर दैनिक जादूगर में छपी थी, हैग्रिड बोला। तब तो तुम यह काम किसी तरह से नहीं कर सकते थे। हमें अफसोस है कि हमने ऐसा, तुम जानते हो, हमें एरागॉग की चिंता थी और हम सोच रहे थे कि अगर प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक तुम लोगों को पढ़ा रही होती तो तुम शायद। इस पर तीनों ने कई चीजें गिनाते हुए साफ साफ झूठ बोल दिया कि हैग्रिड की जगह कई बार पढ़ाने वाली प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक बहुत बुरी टीचर थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब हैग्रिड ने शाम के धुंधलके में उन्हें हाथ हिलाकर विदा किया तो वह बहुत खुश नजर आ रहा था। मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, हैरी ने कहा।
जब वे हैग्रिड के घर से निकलकर तेजी से अंधेरे और वीरान मैदान में चलने लगे, उसने रॉक केक को खाने की कोशिश तब छोड़ दी थी जब उसके पीछे वाले एक दांत में खतरनाक कट की आवाज आई थी। और मुझे आज रात को स्नेप के पास जाकर सजा भी काटनी है। मेरे पास डिनर के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। जैसे ही वे महल में पहुंचे, उन्हें कार्मेक मैकलेगन बड़े हॉल में दाखिल होता दिखा। वह दूसरी कोशिश में दरवाजे से अंदर घुस पाया। पहली बार तो वो फ्रेम से टकरा गया। रॉन संतुष्टि के साथ हंसकर हॉल में उसके पीछे पीछे चला गया, लेकिन हैरी ने हरमाइनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। क्या? हरमाइनी ने रक्षात्मक तरीके से कहा। हैरी ने धीरे से कहा, देखो, मैकलेगन को देखकर लगता है कि किसी ने उस पर चक्रघिन्नी छाप मारा है, और स्टेडियम में जहां तुम बैठी थी वो ठीक तुम्हारे सामने खड़ा था। हरमाइनी का चेहरा लाल हो गया। ओह, ठीक है, ये काम मैं नहीं किया था, उसने फुसफुसा कर कहा। लेकिन तुमने सुना नहीं वो पूरे रास्ते रॉन और जिनी के बारे में क्या बोल रहा था? वैसे भी उसका गुस्सा बहुत तेज है। तुमने देखा था जब उसे टीम में नहीं लिया गया तो उसने कैसी प्रतिक्रिया की थी। तुम ऐसे व्यक्ति को टीम में कैसे ले सकते थे? नहीं, मैं नहीं लेता, हैरी ने कहा। मुझे लगता है कि तुम्हारी बात सच है, लेकिन क्या यह बेईमानी नहीं थी हरमाइनी? मेरा मतलब है तुम प्रिफेक्ट हो, है ना? जब हैरी मुस्कुराने लगा तो हरमाइनी ने उसे झिड़क दिया। ओह, चुप रहो। तुम दोनों क्या कर रहे हो? रॉन ने पूछा, जो बड़े हॉल से वापस लौटकर दरवाजे पर खड़ा हो गया था और उन्हें शक भरी निगाहों से देख रहा था। कुछ नहीं, हैरी और हरमाइनी ने एक साथ कहा और जल्दी से रॉन के पीछे चले गए। भुने हुए मीट की खुशबू से हैरी के पेट में भूख की मरोड़ उठने लगी, लेकिन वे भी गरुड़द्वार की टेबल की तरफ मुश्किल से 3 कदम ही चले होंगे कि तभी प्रोफेसर स्लगहॉर्न उनके सामने आ गए और उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए। हैरी, हैरी, मैं तुम्ही को खोज रहा था मेरे बच्चे, उन्होंने खुशी से कहा और अपनी मूंछ के सिरे उमेटते हुए अपनी विशाल तोंद फुलाई। मैं डिनर से पहले तुम्हें पकड़ना चाहता था। तुम डिनर के बजाय आज रात को मेरे कमरे में चाय नाश्ता क्यों नहीं करते? हम एक छोटी सी टी पार्टी कर रहे हैं जिनमें कुछ उभरते सितारे आएंगे। मैंने मैकलेगन को बुला लिया है और जेबिनी को भी, और प्यारी मेलिंडा बॉबिन को भी। मुझे नहीं पता तुम उसे जानते हो या नहीं। उसके परिवार की एक बड़ी औषधि विक्रय चेन है, और जाहिर है मुझे उम्मीद है कि मिस ग्रेंजर भी मेहमानी करके उस पार्टी में आएंगी। स्लगहॉर्न ने अपनी बात खत्म करते हुए हरमाइनी की तरफ देखकर हल्के से सिर झुकाया। ऐसा लग रहा था जैसे उनके लिए रॉन वहां था ही नहीं। स्लगहॉर्न ने उसकी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। मैं नहीं आ सकता प्रोफेसर, हैरी ने तत्काल कहा। मुझे प्रोफेसर स्नेप के साथ सजा काटनी है। ओह, स्लगहॉर्न ने कहा और उनका चेहरा मजाकिया ढंग से लटक गया। ओह हैरी, मुझे तो तुम्हारे आने का पूरा भरोसा था। अच्छा, तो मैं सिविरियस से बात करके उसे स्थिति समझा देता हूँ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी सजा किसी और दिन रखने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। वे हॉल से तेजी से चले गए। जिस पल स्लगहॉर्न दूर पहुंचे, हैरी बोला, स्नेप के तैयार होने का तो सवाल ही नहीं उठता। उनकी सजा एक बार पहले ही टल चुकी है। उन्होंने डंबलडोर के लिए कर दिया था, लेकिन वे किसी और के लिए ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। हरमाइनी ने चिंता से कहा, ओह, काश तुम साथ चलते। मैं अकेली नहीं जाना चाहती। हैरी जानता था कि वो मैगलेगन के बारे में सोच रही थी। मुझे नहीं लगता कि तुम अकेली रहोगी। शायद जिनी को भी आमंत्रित किया गया होगा, रॉन ने ताना मारते हुए कहा, जिसे इस बात का बुरा लगा था कि स्लगहॉर्न ने उसे नजरअंदाज कर दिया था। डिनर के बाद वे गरुड़द्वार टावर की तरफ चल दिए। गरुड़द्वार का हॉल काफी भरा हुआ था, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी डिनर खत्म करके आ चुके थे। बहरहाल उन्हें एक खाली टेबल मिल गई और वे उस पर बैठ गए। रॉन स्लगहॉर्न के साथ हुई मुठभेड़ के बाद से ही बुरे मूड में था। वो अपने हाथ बांधकर और त्योरियां चढ़ाकर छत की तरफ देखता रहा। हरमाइनी ने सांध्यकालीन जादूगर की प्रति उठा ली, जो कोई कुर्सी पर छोड़ गया था। कोई नई खबर? हैरी ने कहा। नहीं तो, हरमाइनी ने अखबार खोला और उसके अंदर के पन्नों पर सरसरी निगाह डाली। ओह हाँ, देखो, तुम्हारे डैडी के बारे में खबर है रॉन। वे बिल्कुल ठीक है, उसने जल्दी से जोड़ दिया, क्योंकि रॉन दहशत में उसकी तरफ घूम गया था। इसमें तो बस यही लिखा है कि उन्होंने मेलफॉय के घर पर छापा मारा था। प्राणभक्षी के निवास पर मारे गए दूसरे छापे में कुछ नहीं मिला। नकली रक्षात्मक मंत्र और हानिकारक वस्तु खोज एवं जब्ती कार्यालय के प्रमुख आर्थर विजली का कहना है कि उनके दल ने एक विश्वसनीय सुराग के आधार पर छापा मारा था। हाँ, वह सुराग मैंने ही दिया था, हैरी ने कहा। मैंने उन्हें किंग्स क्रॉस स्टेशन पर मेलफॉय और उस चीज के बारे में बताया था जो मेलफॉय बोर्गिन से सुधरवाना चाहता था। देखो, अगर ये उसके घर पर नहीं है तो वो जरूर उस चीज को अपने साथ हॉगवर्ट्स ले आया होगा। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है हैरी? हरमाइनी ने कहा और हैरानी के साथ अखबार नीचे रख दिया। जब हम गए थे तब हम सबकी तलाशी हुई थी, है ना? अच्छा, हैरी ने हैरानी से कहा। मेरी तो नहीं हुई थी।
ओह नहीं, जाहिर है तुम्हारी नहीं हुई थी। मैं तो भूल ही गई थी कि तुम देर से आए थे। जब हम प्रवेश हॉल में दाखिल हुए थे तो फिश ने हम सबके शरीर पर खुफिया संवेदन सूचक घुमाए थे। कोई भी शैतानी वस्तु होती तो पकड़ में आ जाती। मुझे पता है कि क्रैब के पास सिकुड़ा हुआ हाथ था जिसे जब्त कर लिया गया। ऐसे में मेलफॉय कोई भी खतरनाक चीज नहीं ला सकता था। हैरी ने एक पल के लिए अवाक होकर जीनी वीजली को अर्नोर नाम के पिग्मी पफ से खेलते देखा। फिर उसने इस आपत्ति के बावजूद एक रास्ता खोज ही लिया। तो किसी ने उसे उल्लू से भेजा होगा, उसने कहा। उसकी माँ या किसी और ने। सभी उल्लुओं की भी जांच हो रही है, हरमाइनी बोली। जब फिल्च हमारे शरीर पर खुफिया संवेदन सूचक फेर रहा था तो उसने हमें बताया था। इस बार हैरी सचमुच कुछ नहीं कह पाया। उसे समझ में नहीं आया कि वो आगे क्या कह सकता है। ऐसा कोई तरीका नहीं दिख रहा था जिससे मेलफॉय स्कूल में किसी खतरनाक या किसी शैतानी वस्तु को ला सकता था। उसने आशा से रॉन की तरफ देखा, जो अपनी बाहें बांध कर बैठा था और लेवेंडर ब्राउन को घूर रहा था। क्या तुम ऐसा कोई तरीका सोच सकते हो जिससे मेलफॉय? ओ छोड़ो भी हैरी, रॉन ने कहा। हैरी ने आवेश में आते हुए कहा, सुनो, यह मेरी गलती नहीं है कि स्लगॉन ने अपनी मूर्खतापूर्ण पार्टी में हरमाइनी और मुझे आमंत्रित किया है। तुम जानते हो, हम दोनों ही वहां नहीं जाना चाहते हैं। रॉन खड़े होते हुए बोला, देखो, क्योंकि मुझे पार्टी में नहीं बुलाया गया इसलिए मुझे लगता है कि मुझे सोने जाना चाहिए। वो पैर पटकते हुए लड़कों के कमरे की तरफ जाने वाले दरवाजे तक गया। हैरी और हरमाइनी उसे जाते हुए देखते रहे। हैरी, नई धावक डेमिल्जा रॉबिन्स ने अचानक पीछे से आते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए संदेश लाई हूँ। प्रोफेसर स्लगॉन का, हैरी ने उम्मीद से बैठते हुए कहा। नहीं, प्रोफेसर स्नेप का, डेमिल्जा ने कहा। हैरी का दिल डूब गया। वे कहते हैं कि तुम्हें अपनी सजा काटने के लिए आज रात को 8:30 बजे उनके ऑफिस में जाना है, और चाहे तुम्हें कितनी ही पार्टियों का आमंत्रण मिले हो। और उन्होंने कहा कि तुम्हें सड़े हुए फ्लॉबर वर्म्स को अच्छे फ्लॉबर वर्म से अलग करना होगा ताकि काढ़ों में उनका उपयोग किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि सुरक्षा दस्ताने लाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हैरी ने गंभीरता से कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, डिमेल्जा।